हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक। इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम्स में आता भी है, ठीक? तो बहुत ध्यान देना है। हमने कल यंग्स या पिछले वीडियो में यंग्स एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर था कि एक प्रकाश स्रोत है जहाँ से एक सिंगल स्लिट लगाई जाती है और उसके आगे बराबर दूरी पर S1 S2 दो स्लिट्स लगाई जाती हैं ना। अब यहाँ से लाइट्स निकलती हैं जो आपस में अध्यारोपण के बाद या तो काली पट्टी या तो चमकीली पट्टी बनाती है ना। अब काली पट्टी चाहे चमकीली पट्टी जो भी हो, लेकिन उस अगर हम S1 से इसकी दूरी और S2 से इसकी दूरी देखें तो हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ तो फ़र्क है दोनों की दूरियों में ना। ये जो फ़र्क है ये हम लेते हैं डेल्टा। अब इसी को डिस्कस करना है और फाइंड करना है कि भाई फ्रिंज की चौड़ाई कैसे आएगी। और चलिए ड्राइंग की तरफ आते हैं। हमने देखा कि यही ड्राइंग जो थी S1 और S2, ये पॉइंट एक P लिया हुआ है हमने। S1 से लाइन गई हुई है P तक, S1P जिसको हम X1 मान सकते हैं, और S2P, ठीक। ये सेंटर बीच बिल्कुल सेंटर से लाइन गई हुई है O तक। हम ये जान सकते हैं जो सेंट्रल लाइन है S1 से जब यहाँ लाइट आएगी और S2 से यहाँ लाइट आएगी तो हमेशा जो है ये सेम फेज में आकर मिलेगी, समान कालांतर में कालांतर इनका 0 रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो है हमें हमेशा डीप पट्टी ही मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज, और ये सबसे ज़्यादा ब्राइट फ्रिंज होगी, ठीक। अब ये पॉइंट P जो है यहाँ पर हो सकता है कि हमें चमकीली पट्टी मिले और हो सकता है कि हमें जो है यहाँ पर मिले काली पट्टी। अब उसी के बारे में डिस्कस करना है। स्लिट से लेकर पर्दे की दूरी जो है कैपिटल D ली जाती है। O से P की दूरी को हमने X लिया हुआ है और दोनों स्लिट के बीच की दूरी को स्मॉल d से डिनोट किया हुआ है, ठीक। इतना हमारा डायग्राम है। अब हम आते हैं सॉल्व करने पर। अगर हम यहाँ S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें या S2 से इधर एक परपेंडिकुलर यहाँ S2 पर ड्रॉ कर दें तो हम समझ सकते हैं कि ये जो दूरी है S2 से P की और ये जो दूरी है S1 से P की, ये समान दूरी होगी। तो कुल मिलाकर ये मालूम पड़ा कि जो पाथांतर है वो AS2 या S2A के बराबर है, ठीक। अब आते हैं ट्रायंगल OO'P। इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, OO'P पे अगर ये एंगल थीटा है और ये x है और ये d है तो हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू x बाई डी ना। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। और दूसरे ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल S1 S2A, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा, ये देखो ये ड्राइंग है S1 S2A की, तो साइन थीटा इज इक्वल डेल्टा बाई डी। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, तो डेल्टा बाई डी। अगर हम ये समझते हैं कि ये थीटा एंगल बहुत ही छोटा एंगल है तो हमने बचपन में पढ़ रखा है कि फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा और टेन थीटा नियरली बराबर है, ठीक। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डेल्टा बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू एक्स बाई कैपिटल डी। यहाँ से हमको डेल्टा मिल गया एक्स डी बाई कैपिटल डी, या यहाँ से हमको एक्स मिल गया डेल्टा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक। अब अगर हम बात करें चमकीले फ्रिंजों के लिए, मतलब किस कंडीशन पे हमें चमकीली फ्रिंज मिलेगी, तो चमकीली फ्रिंज के लिए जो हमारा पाथांतर है वो होता है n लैम्डा के बराबर, जहाँ n का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अगर हम इसको बराबर कर दें, हमको पहले से पता है कि लैम्डा डेल्टा का मान जो है यहाँ पर था हमारे पास एक्स डी बाई कैपिटल डी, और बराबर कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं n लैम्डा इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, या x हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये कंडीशन है चमकीली पट्टी के लिए, ठीक। अब अगर चमकीली पट्टी हम देख रहे हैं तो x1 अगर हम कहते हैं ना तो हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी, अगर हम x की जगह 1 रख n की जगह 1 रख दें, और x2 हो जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी, जहाँ पर हम n की जगह 2 रख दे रहे हैं। तो इन पट्टियों के बीच की दूरी जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज की चौड़ाई है, वो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक। पहली फ्रिंज और दूसरी फ्रिंज के बीच की दूरी। तो अगर हम माइनस करें 2 लैम्डा डी बाई डी में से, 2 लैम्डा डी बाई डी में से
लैम्डा डी बाई डी, तो क्या बचेगा हमारे पास लैम्डा डी बाई डी। ये हमारी फ्रिंज विड्थ आ गई, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई आ गई। हाँ ठीक, चल। और अगर अब हम बात करते हैं काली पट्टी के लिए, तो 1 मिनट ज़रा मिटा लूँ। अब अगर हम बात कर रहे हैं काली फ्रिंज के लिए, तो काली फ्रिंज के लिए क्या होगा, वहाँ पर जो हमारा पथांतर है वो हो जाता है 2n+1 लैम्डा बाई 2 का। तो अब इसको बराबर कर दिया जाए, तो हमको फिर से पता है ही कि काली पट्टी के लिए मतलब हमारे पास जो पथांतर आया था वो था एक्स डी बाई डी। तो अब बराबर कर दिया जाए तो एक्स डी बाई डी बराबर हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई डी के, या x आ जाएगा 2n+1 लैम्डा डी बाई डी अपॉन 2 ना। ये आ गया हमारे पास काली पट्टी के लिए x की दूरी। अब अगर हम यहाँ पर कोशिश करें कि दो अलग अलग काली पट्टियों के बीच की दूरी, तो x1 यहाँ पर भी हो जाएगा, अगर हम n के जगह 1 रख दें तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 1 ज़ा 2 + 1 3, 3/2 लैम्डा, ओ यहाँ पर एक डी गड़बड़ कर दिया है, ओ लैम्डा डी बाई स्मॉल डी गड़बड़ किया है, नीचे है लैम्डा डी बाई डी। और x2 निकालें अगर, तो हम n की जगह 2 रख दें तो 5/2 लैम्डा डी बाई डी। अब अगर इनका फ्रिंज विड्थ निकालते हैं तो यहाँ पर भी बीटा कितना हो जाएगा, x2 - x1 दैट इज़ 5/2 लैम्डा डी बाई डी माइनस 3/2 लैम्डा डी बाई डी। 5/2 में से 3/2 गया, बचा 2/2 दैट इज़ 1। तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बीटा की वैल्यू वही आई है जो पिछली बार आई थी। तो चाहे दो काली पट्टियाँ हों चाहे दो चमकीली पट्टियाँ हों, उनके बीच का जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो हमेशा लैम्डा डी बाई डी रहता है, जहाँ कैपिटल डी जो है तुम्हारा स्लिट से लेकर स्क्रीन की दूरी है, और स्मॉल डी तुम्हारे दो स्लिट्स के बीच की दूरी है, और लैम्डा तो वेवलेंथ है। ठीक, तो अब हम ये डिस्कशन पर आते हैं कि फ्रिंज विड्थ किन चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक, तो फ्रिंज विड्थ की निर्भरता देखो, इस फार्मूले के हिसाब से जो इसकी निर्भरता है वो सबसे पहली निर्भरता तुम्हें दिख रही है तरंग दैर्ध्य पे, तरंग दैर्ध्य लैम्डा। तो क्योंकि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है लैम्डा के साथ, तो लैम्डा अगर बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा, बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या बीटा 1/β2 इज इक्वल टू लैम्डा 1/λ2, और इस तरह का एक ग्राफ बन सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। दूसरी जो हमको निर्भरता दिख रही है वो है पर्दे से स्रोत की दूरी। तो क्योंकि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बीटा 1/β2 इज इक्वल टू d1/d2, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला बढ़ता हुआ। और तीसरा है स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल डी पर, यहाँ पर दिख रहा है स्लिट के बीच की दूरी अपॉन में है, नीचे की तरफ है, तो बीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, और इन्वर्स होने की वजह से बीटा 1/β2 हो जाएगा d2/d1 ना, इन्वर्स। और यहाँ का जो एक हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा।